नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के सकड़ी विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर में आयोजित डिजिटल विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन अपना दल के नेता मालती सिंह ने किया। उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मालती सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। गांव की माटी से निकले हुए बच्चे अपने गांव व क्षेत्र में खेलते हुए आगे चलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मालती सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद अति आवश्यक होता है। खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल के प्रति सरकार तथा अभिभावकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण अंचलों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ संसाधनों की। प्रतियोगिता के अध्यक्ष कमलेश सिंह ने मुख्य अतिथि व आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। और आज के इस खेल को जो है लाइव उसको देख सकते हैं। चलिए, उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और दोनों टीम। आजमगढ़ जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज जिले के सिहदा में जनसभा को संबोधित कर 138 मेधावियों के बीच लैपटॉप वितरित किया। कहा कि प्रदेश सरकार मेधावियों के बीच लैपटॉप का वितरण नहीं कर रही है, लैपटॉप के स्थान पर टैबलेट देने की बात कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार कौन सा टैबलेट बांट रही है। महंगाई को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लगातार डीजल, पेट्रोल, रसोई घर की कीमतें बढ़ रही हैं, किसानों को कुचला जा रहा है और आज तक मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया गया। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर दम भरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। क्या कुछ कहा, पहले सुनते हैं। तो वहीं लैपटॉप पाने वाली मेधावी छात्राओं का कहना था कि लैपटॉप मिलने से हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। अभी तक अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती थी। लैपटॉप मिल जाने से हमारा पढ़ाई का काम और भी आसान हो जाएगा। इस लैपटॉप का यूज हम अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने आपको लैपटॉप दिया, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर, उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हमारे लिए एक प्रेरणा का कार्य किए हैं और इसी तरह हम लोग को मतलब हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे। उनका योगदान हम लोग के साथ रहता रहे और यही आज लैपटॉप पाकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या करेंगे इसका? पढ़ाई करेंगे। उन्होंने जिस काम से दिया है सदुपयोग करने के लिए दिया, तो सदुपयोग ही करेंगे इसका। अखिलेश यादव के बारे में क्या नजरिया है? अखिलेश चारित्रिक धनी है, अपने चरित्र से बहुत अच्छे हैं। हम युवाओं के बारे में इतना सोचते हैं। हमारे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या लगना चाहिए, आना चाहिए उनको? हाँ सर, 2022 में आना चाहिए उनको। कैसा लग रहा है? क्या नाम है? अंशिका यादव है मेरा नाम। किस स्कूल से हैं? मैं रानी की सराय से दुर्गा जी इंटर कॉलेज से। लैपटॉप आपको मिला, कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और इससे हम लोग को आगे पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्या करेंगी इसका? जैसे ऑनलाइन आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है, तो हम चाहे जो भी टॉपिक हो, किसी भी टीचर से अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि चाहे बच्चे कोचिंग कर पाएँ या ना कर पाएँ, तो ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ सकते हैं। आज अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया, उनके बारे में आपका क्या नजरिया है? सर, मैं मतलब उनसे बहुत प्रेरित हूँ क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो पढ़े लिखे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और मेरी फैमिली भी। मैं आ रहा हूँ से बीजेपी बहुत आहत है और लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं कि कौन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने वादे याद करने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 3, 4 लोगों ने धोखा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है?
क्या कारण है कि आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया? क्या कारण है कि सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया? क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया हो, गृह मंत्री ने अभी तक इस्तीफा न दिया हो। इसलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी और जनता आ रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। सर आपके पूर्वांचल वो टेबलेट की बात कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी ने उस समय अनाउंस किया था जिस समय चुनाव नहीं थे। अगर 1 साल कोरोना नहीं चलता तो शायद मैं उससे पहले बांट देता, और अगर परीक्षा हुई होती इस बार तो भी लास्ट ईयर के जो बच्चे टॉपर्स थे उनके लिए मैंने लैपटॉप इसलिए बांटा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था अरे भाई वो सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे और डेटा फ्री देंगे। तो आज उन्हें याद दिलाने के लिए कि 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव में हम जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप कहाँ है, कहाँ है उनका टैबलेट, कहाँ है वाईफाई? भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ डेटा फ्री दिया है? सर आप लैपटॉप बांट रहे हैं, वो टैबलेट की बात कर रहे हैं। टैबलेट पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने व निजीकरण को समाप्त को लेकर गुरुवार को ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन यानी अटेवा का एक प्रतिनिधिमंडल जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर पत्र सौंपा है। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने एसोसिएशन की इस मांग को पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने व सार्वजनिक मंचों पर इसे प्रमुखता से रखने की बात कही। तो वही जिला संयोजक श्री यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पिछले कई वर्षों से शिक्षक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 व प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 से नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों के लिए बाजार आधारित नई पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस लागू कर दी है, जो शिक्षक कर्मचारियों के हित में नहीं है। नई व्यवस्था में कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार का पैसा प्राइवेट कंपनियों का जमा हो रहा है। इसका न तो कोई भविष्य है और ना ही कोई गारंटी और सुरक्षा। उन्होंने भी कहा कि शिक्षक कर्मचारियों के साथ नई पेंशन व्यवस्था लागू कर अन्याय किया गया है। इससे प्रदेश में लगभग 14 लाख नौकरी पेशा लोग प्रभावित हैं। धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे अटेवा के लोगों, तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? नाम बताओ पहले। बीजेपी ने? तुम्हारी किसने छीनी थी ये पेंशन वाला मामला? बीजेपी ने कि नहीं? बीजेपी ने। अरे भाई ये ये सही बोल रहे, बीजेपी ने छीनी थी। इसलिए छात्राओं की नौकरी का इंतजाम कैसे हो? बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र और बीपीएड वाले तमाम हमारे लोग हैं। एक लोग ले लो, ज्ञापन ले लो एक लोगों से। इसलिए समाजवादियों की मदद करिए जिससे आपके कुछ समस्या का समाधान हो सके। आप ज्ञापन दे देना, आपकी समस्या का समाधान हो सके। मेरा निवेदन है सभी लोग। आजमगढ़ से खबर है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव नगर के नरौली स्थित रमा ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उनका ट्रामा सेंटर परिवार ने स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कैथ लैब का लोकार्पण किया। डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि कैथ लैब में आजमगढ़ जनपद का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जनपदों के लोगों के लिए एक नई सुविधा होगी, जिसके लिए लोगों को बाहर भटकना पड़ता था और नाना प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि कैथ लैब के खुलने से हृदय रोगियों को एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वही समय पर इमरजेंसी सेवाओं का लाभ भी मरीजों को मिलेगा। कैथ लैब के लोकार्पण के बाद अखिलेश यादव ने रमा हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर परिवार को शुभकामना दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुधवार से मऊ से लेकर आजमगढ़ तक जो जन सैलाब उमड़ा है वह तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट और वाईफाई की सुविधा देने को कहा था, लेकिन आज तक नहीं दिया। इसलिए सरकार को आईना दिखाने के लिए वे आज लैपटॉप बांट रहे हैं और आगे भी भविष्य में बांटेंगे। कार्यक्रम के अवसर पर शहर की गणमान्य नागरिक, डॉक्टर व सामाजिक व राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थी। सभी का स्वागत पूर्वांचल के जाने माने अधिवक्ता और रमा ट्रामा सेंटर के मालिक शत्रुघ्न सिंह ने किया। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर अमित सिंह व सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे और डाटा भी फ्री देंगे और कई संस्थानों को वाईफाई करेंगे। आज मैं जानना चाहता हूँ 4.5 साल बाद ये लैपटॉप बांट करके मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन्हें कि समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे भी थे, आज भी बांट रहे हैं और समय जब समाजवादी पार्टी को मिलेगा तो उस समय फिर अच्छे बच्चों को जो पढ़ाई में आगे उन्हें लैपटॉप बांटेंगे। सर आपके और जो समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे 4 साल पहले वो आज भी चल रहे होंगे।
दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है वो, जो अच्छी कंपनियों उस कंपनियों का माना जाता है। भाजपा वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। अब अगली बार नहीं पा पाएंगे। अगली बार चिन्हित करके कि भाजपा ही है तो नहीं पा पाएंगे। सर आपके परियोजनाओं लेकिन भाजपा पा तो जरूर गई है, लेकिन जब भी ऑन करते होंगे मोबाइल में तो सबसे पहले नेताजी को प्रणाम करते होंगे। सर कोरोना काल में इस हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा रखा था और ऑक्सीजन बहुत लोगों को जिंदगी दिया, जहाँ की पूरा हाहाकार मचा था। क्या आप सरकार में आने के बाद इस हॉस्पिटल पे कुछ फंड देंगे और प्लांट के लिए? रमा ट्रॉमा सेंटर और डॉक्टर साहब और वकील साहब सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये संस्था को ये बढ़ाना चाहते हैं, इस संस्था को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। उसमें जो सहयोग चाहेंगे वो मैं सहयोग करूँ। सर आपके जितने परियोजनाएं थे यहाँ पे सबको रोक दिया गया और निर्माण नहीं कराया जा रहा है। जैसे कला भवन था, बंद कर दिया गया, काम नहीं हो रहा सर उसका। आप गाँव में भूल रहा हूँ नाम, जहाँ बहुत कलाकार रहते हैं, क्या नाम है? हरिहरपुर के लोग जानते होंगे कि कितनी हम लोग कलाकारों की मदद कर रहे थे और कई सेंटर्स बन रहे थे यहाँ पे, और हमें मौका मिलता तो यहाँ के संस्कृति, यहाँ के जो अपनी परंपरागत जो चीज़ें उनको भी बढ़ाने के लिए हम मौका देते। लेकिन अब ये सरकार है, ऐसी सरकार है जो काम रोकती है, शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। और आप पत्रकार साथी आप जानते होंगे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। अलाइनमेंट बनाना, ज़मीन को ले लेना और इसके टेंडर करना, ये सब समाजवादियों ने किए और आज भी अच्छा नहीं बना पा रही है। तो इसलिए इन्होंने काम रोका है। समय आएगा तो उन्हें वो काम जो रुक गए हैं उनको शुरू करेंगे और अच्छा काम क्या कर सकते हैं आजमगढ़ के लिए। हम तो आपसे भी कहेंगे कि आजमगढ़ के लोग हमें सुझाव भी दें, जो उनके अगर सुझाव अच्छे होंगे तो उनको विकास में कैसे शामिल कर सकें, उस दिशा में भी पार्टी काम करेगी। सर 12 से 17 में आपकी सरकार थी, विकास के बहुत सारे काम हुए आजमगढ़ में और तमाम जनपदों में। 17 में फिर सर आपकी पार्टी बुरी तरह से हारी, चुनाव हारी। ऐसा क्या कारण रहा जो आप काम करने के बावजूद जनता को बता नहीं सके और 22 में वो बताएंगे और फिर से सत्ता में आएंगे? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया। ये मान लो भारतीय जनता पार्टी का झूठ इसलिए पकड़ा गया कि नोटबंदी से न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न काला धन जो वापस आना था वो आया, और बल्कि उल्टा हुआ है कि लोग दहशत से, अपने परिवार की खुशहाली की वजह से भारत के लोग भारत छोड़ के चले गए और अपना पैसा लेके चले गए। बैंकें डूब गई, अर्थव्यवस्था डूब गई, जीएसटी से व्यापार खत्म हो गया और जीएसटी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया, छोटे कारोबारियों के लिए नहीं जीएसटी था। और इधर खेती बर्बाद हो गई। कोरोना ने जैसे दिन दिखाए हैं, मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेदारी थी सरकार की कि गरीबों की मदद करें, और उस समय गरीबों को अनाज छोड़ दिया। तो ये सब सरकार का देख लिया, और जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे 600 से ज़्यादा और लगभग 1000 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जान जा चुकी है। सर 2017 में आपका एक नारा होता था, काम बोलता है, क्या चूक रही कि 2017 में? आज आपके यहाँ अखिलेश जी आए थे, क्या उद्घाटन रहा और क्या है? आज रमा हॉस्पिटल परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हमारे पास हॉस्पिटल में आए और उन्होंने हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था को देखा। और जो कैथ लैब हमने लगाया हुआ है, ये पूरे मंडल का पहला कैथ लैब है। अभी तक हार्ट के मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या पेसमेकर लगवाने के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता था, और वो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट के मरीजों के लिए। अब जब तक आदमी बनारस लखनऊ पहुंचता था, कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। जनपद में होने का ये फ़ायदा ये है कि आदमी को तुरंत इलाज मिल जाएगा और बहुत सी जानें बचाई जा सकेंगे। वो आए और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आगे हम और नई नई सुविधाएं इस अस्पताल में लाएं और कुछ बड़ा करने की और शहर के लिए करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मैं जितनी आपको सपोर्ट कर सकता हूं मैं करूंगा, ताकि ये अस्पताल आगे बढ़े और आप अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें। उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि आप गरीबों की मदद करें। सर आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपके यहाँ उद्घाटन किए, ये बहुत ही हम लोग के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण है, हमारे पूरे परिवार के लिए। ये हमारे लिए बहुत इज्जत सम्मान की बात है कि सर से हम लोगों ने बोला था कि सर हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल है रमा हॉस्पिटल, अगर आप सर अपना समय दे देंगे कीमती तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने खुशी खुशी
अपना समय दिया और उन्होंने कहा कि मुझे आके बहुत अच्छा लगेगा। और रमा हॉस्पिटल परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देता है माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कि हमारे लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आजमगढ़ सांसद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ आगमन पर कहा है कि भाजपा को खदेड़ने के साथ सफाया भी करेंगी, वह सबसे झूठी पार्टी है। भाजपा जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने उनके इस बयान का विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अपनी खिसक चुकी राजनीतिक जमीन को तलाशने आए हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी न सच बोलती है न सच सुनना पसंद करती है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनकर तैयार है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना प्रस्तावित है और लैपटॉप बांटकर युवाओं को गुमराह नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव कोरोना काल में आजमगढ़ की सुध ही नहीं लिया, एक बार भी सिर्फ मातमपोशी करने आते रहे, जबकि मुख्यमंत्री कोरोना काल में कई बार आकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। वह आजमगढ़ की जनता के लिए कई ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का कार्य किया। कोरोना काल में कोई भूखा ना सोए ऐसी व्यवस्था किया। मुख्यमंत्री ने 6,47,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा कवर व 42,19,000 लोगों को मुख्यमंत्री आरोग्य बीमा कवर से लाभान्वित हुए। 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। 91 किलोमीटर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह भाजपा सरकार के ही देन है। और अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा झूठी पार्टी है। उन्होंने स्वयं झूठ और सच के बीच अंतर ही नहीं पता है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, लालगंज, आजमगढ़। अखिलेश यादव के आजमगढ़ आगमन पर उन्होंने कहा बीजेपी को खदेड़ने के साथ सफाया भी करेंगे, सबसे झूठी पार्टी है बीजेपी, समस्याओं का बना प्रदेश। अखिलेश ने मेधावियों को बांटा लैपटॉप। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अखिलेश यादव जी आजमगढ़ आए, आजमगढ़ सदर के वो सांसद हैं, उनका स्वागत है। बहुत समय बाद जब वो चुनाव जीत कर यहाँ से गए थे तो भूले भटके उनको आजमगढ़ की अब याद आ गई है, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर चस्पा किया कि अखिलेश यादव गायब हैं, उन्हें खोजा जाए, हमारा सांसद लापता है, तब तो वो मिले। आजमगढ़ आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनका अगर यह कहना है कि बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है तो कृपया अखिलेश यादव जी अपनी गिरहवान में झांक कर देख लीजिए। समाजवादी पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ साथ उनके साथ में जो गठबंधन किए हैं लोग, भारतीय समाज पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग न सच बोलते हैं न सच सुनना पसंद करते हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसको अखिलेश यादव कहीं छू भी नहीं पाएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आजमगढ़ में एयरपोर्ट देने का काम किया, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम किया। आप भी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं आजमगढ़ को विश्वविद्यालय का सौगात दे पाए थे? और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। आज पूरे प्रदेश में 4,000 से ज्यादा एम्बुलेंस चल रहे हैं, लोगों को सेवाएं प्रदान किया जा रहा है। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घूम घूम करके लोगों से मिलने जुलने से लेकर के स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया। कहाँ थे आप कोरोना काल में? आजमगढ़ का सूद लेने नहीं आए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3-3 बार आजमगढ़, 4-4 बार आने का कार्य किए और आकर के हमारे जनपद वासियों को सौगात देने का कार्य किए, कोरोना महामारी से निजात दिलाने में सहायता किए। अखिलेश यादव जी, आप यहाँ के सांसद हैं। आज हमारा ये नौजवान, आज हमारा युवा आपको वोट दे करके सांसद बनाया है। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपको लगातार आजमगढ़ में बने रहना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। लेकिन आप केवल यहाँ आते रहीं और यहाँ भोज के कार्यक्रमों में आते रहे। कभी आजमगढ़ के विकास के बारे में कोई ने चिंता किया, ना आपने कभी उनकी आवाज को संसद में उठाने का कार्य किया। यहाँ का युवा आज कहता है कि अखिलेश यादव जी आप सबसे झूठे व्यक्ति हैं राजनीति में, आपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं किया है। हमारे योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर ये कहते हैं कि समस्याओं का प्रदेश बना दिया, आपने जिन अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को पाल करके रखा था, आपने और आपके अब्बाजान ने उन गुंडों के साथ साथ उनको ठीक करने से लेकर के उनकी जितनी अवैध संपत्तियां उसे गिराने का कार्य अगर किसी ने किया तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज पूरा प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, तो आपको ये पचा नहीं जा रहा है? आपकी पार्टी अपराधी। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है और चौंकाने वाली खबर इसलिए कही जाएगी कि नौकरी के नाम पर झांसा देकर रुपए ऐंठने तथा शारीरिक संबंध बनाने के मामले में जो पीड़ित ने कल बयान दिया था वो आज अपने बयान को बदल चुकी है और उसका एक बाकायदे शपथ पत्र भी सौंपा है। बता दें कि अतरौली थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी महिला सुमित्रा पत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र मौर्य ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों द्वारा नौकरी के नाम पर झांसा देकर 2.5 लाख रुपए लिए गए।
तथा शारीरिक संबंध भी बनाए गए। इस मामले में पीड़िता ने अपना बयान बदलते हुए बताया कि अनुराग और चंद्रेश निवासी लोहरा ने मुझसे पैसा लिया था। राज कपूर को हम नहीं जानते, ना तो कभी देखा पहचाना था। मुझे जबरदस्ती विपिन निवासी लोहरा ने राज कपूर का नाम डलवाया था। उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी जो मेरे द्वारा धमकी देकर जबरदस्ती बुलवाया गया। मेरा पैसा अनुराग और चंद्रशेखर द्वारा लिया गया है। हमने राज कपूर के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जो निराधार है। इस मामले में पीड़िता के ससुर रामजीत मौर्य ने बताया कि पीड़िता सुमित्रा मेरी बहू है। चंद्रेश और अनुराग ने नौकरी का झांसा देकर जबरदस्ती पैसा लिया था। राज कपूर पूरी तरह निर्दोष है, उनका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। दबाव में आकर राज कपूर का नाम बुलवाया गया था। सुनाते हैं कि पीड़िता और पीड़िता के ससुर ने क्या कुछ कहा। 2 दिन पहले आपका बयान आया था कि चंद्रेश और राज कपूर के द्वारा आपके साथ गलत व्यवहार किया गया था और पैसा जी। ये क्या हकीकत है, इसके बारे में बताइए। हकीकत है ये कि अनुराग और चंद्रेश पैसा लिए थे। अच्छा। राज कपूर को हम नहीं जानते और ना वो हमारे ना हमने उनको देखा था, ना पहचाना था। तो आपके वो द्वारा निर्दोष हैं। राज कपूर के आपके द्वारा एप्लीकेशन में नाम लिखा गया था, आपके द्वारा बयान दिया गया था, क्यों दिया गया था, क्या इसके बारे में बताइए। जबरदस्ती विपिन ने खुद दिलवाया था। कौन दिलवाया था? विपिन। कहाँ के निवासी? लोहरा। क्या कहते हैं वो, क्यों जबरदस्ती आपके साथ की है? क्योंकि उनके साथ दुश्मनी थी, इसीलिए हमको जबरदस्ती बुलवा करके अपने आप नाम डलवाए थे। मतलब एप्लीकेशन में और आपसे भी बुलवाए नाम? जी सर। तो आपसे मेन पैसा कौन लिया है, कौन है आपके साथ किया है, इसका नाम जी अनुराग और चंद्रेश। कहाँ के निवासी? लोहरा के। तो आपके द्वारा फिर से मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके जो राज कपूर के ऊपर इल्जाम लगाया था, क्या वो सही है कि गलत, इसके बारे में बताइए। जी गलत है। नाम है चाचा आपका? रामजीत मौर्य। कहाँ के निवासी? मोहम्मदपुर। ये 2 दिन पहले से खबर चल रही है कि आपकी बहू के साथ राज कपूर और लोगों ने पैसे की किया है, ये क्या मामला है, इसकी सच्चाई बताइए। इसमें सच्चाई यही है सर कि ये हमारे घर की बहू है, इससे चंद्रेश और वो क्या नाम, उसका नाम है अनुराग, उन्होंने जबरदस्ती से नौकरी का झांसा देकर पैसे ले गए हैं। और पैसा देने के 2 डेट दिए थे, दोनों में से नहीं दिए। जब पैसा ये मांगती है तो धमकी देते हैं, पैसा अगर मांगने की कोशिश करोगी तुम्हारे बच्चे को 24 घंटे में उठवा दूंगा। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले आपकी बहू ने एक राज कपूर जी का भी नाम लिया है, वो पैसा लिए हैं जी। उसके बारे में बताइए, वो क्यों नाम लिया? उसके बारे में सर यही है कि राज कपूर निर्दोष है, हमारे तरफ से उनकी कोई इसमें खता कसूर नहीं है। आपकी बहू ने क्यों नाम लिया, क्यों एप्लीकेशन लिखा, इसके बारे में बताइए। वहाँ पर ये राज कपूर का इसलिए नाम ली कि वो दबाव में पड़ गई। विपिन सिंह। कहाँ के निवासी है? लोहरा निवासी। मतलब क्या विपिन सिंह ने प्रार्थना पत्र पे नाम भी दिया और इनसे नाम बुलवाया? नहीं, प्रार्थना पत्र भी नाम दिए हैं और बुलवाए भी हैं। किससे बुलवाया? बहू से। क्या कहते हैं विपिन सिंह, क्यों धमकी दी आपको, क्या कारण है इसका बताइए कुछ। बस कपूर भाई से दुश्मनी थी, इसलिए दुश्मनी हमारे साथ साधने की कोशिश की है। मतलब कहने का मतलब है दूसरी दुश्मनी आपके साथ करने लगी। जी सर। आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री का पूर्वांचल दौरा समाजवादियों के लिए एक उत्साह भरा दिख रहा है और समाजवादियों के गढ़ आजमगढ़ में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एक तरह से यह माना जाए कि चुनावी तैयारी में अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ कूद पड़े हैं। एक तरफ जहां गठबंधन के नेताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने साथियों को भी नहीं भूल पा रहे हैं और अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकालकर उनके घर जाकर के उनसे मिलकर यह भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले के ग्राम सभा ढाका पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सुनीता सिंह के घर पहुंचे और उनके पति स्वर्गीय अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किए। सुनीता सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और कहा कि इस दुख की घड़ी में मेरे यहाँ आना मेरे और मेरे परिवार के लिए संजीवनी का काम है। और उन्होंने भी कहा कि इस कार्य के लिए अखिलेश यादव का आजीवन मैं आभारी रहूंगी और मैं अपने समाज और सभी महिलाओं से व स्थानीय जनता से अनुरोध करती हूं कि इस बार अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे गरीबों, मजलूमों, महिलाओं के लिए साथ ही हर जात धर्म के लोगों को न्याय मिल सके और इस कमर तोड़ महंगाई से लोगों को निजात मिल सके। ज्ञात हो कि सुनीता सिंह सपा के शुरुआत के समय से पार्टी के लिए आंदोलन व संघर्ष करती रहीं, जिसका समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किया और उन्होंने कहा कि सुनीता सिंह संघर्ष काल से ही पार्टी के साथ जुड़ी रही। इस अवसर पर क्षेत्र की सभी महिलाएं, जनता की काफ़ी भीड़ जुटी रही थी और अखिलेश यादव के इस कार्यक्रम के समय रास्ते भर में राजपूत परिवारों के साथ ही अन्य लोगों ने भी अखिलेश यादव का जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कैबिनेट बलराम यादव, पूर्व मंत्री कैबिनेट आरजेडी दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, लालगंज के पूर्व विधायक विजय सरोज, लालगंज के कर्मठ और जुझारू चेयरमैन शरद यादव और सम्मानित गांव के शंकर सिंह, दिनेश सिंह, धर्मेंद्र गुप्ता, रविंद्र विश्वकर्मा, चंद्रशेखर विश्वकर्मा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि मंडल के जनपदों में जिन पेंशनरों का प्रकरण लंबित है उस पर विशेष ध्यान देकर तत्परता से निस्तारित किया जाए ताकि पेंशनर्स आर्थिक समस्या से बच सके। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी के जीवन यापन के लिए पेंशन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी अधिकारियों को इसके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील रहने की जरूरत है। मंडलायुक्त श्री पंत ने बुधवार को देर शाम अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित पेंशन अदालत की अध्यक्षता करते हुए भी कहा कि पूर्व में आयोजित पेंशन अदालत में प्रस्तुत जिन मामलों में अभी तक आख्या प्राप्त नहीं हुई है उसमें संबंधित अधिकारी से तत्काल आख्या मांगकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने पंचायती राज विभाग के स्तर पर कई प्रकरण लंबित पाए जाने पर अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन को निर्देश दिया कि मंडल के तीनों जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर लंबित पेंशन के प्रकरणों का विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत करें। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना के गोमाडीह में मेला के दौरान चाकूबाजी में पूजा कमेटी के सदस्य की एक हत्या व एक अन्य गंभीर होने के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से आला के कत्ल लोक कत्ल चुरा भी बरामद कर लिया है। एसपी सिटी ने खुलासा कर बताया कि लोक निर्माण किलो लोक के प्रसंग में आरोपी एक अन्य युवक की हत्या करने के लिए गए थे। पीड़ित दोनों युवक के बीच बचाव कर रहे थे, तभी इन पर हमला हो गया था। घटना में अन्य का दोष नहीं पाया गया, इसलिए उसे मुकदमे से हटा दिया गया है। 3 दिन पूर्व ही गोमाडीह बाजार में मेले के दौरान विनोद व सरोज पर चाकू से हमला किया गया था। घटना में सरोज की मौत हो गई थी, जबकि विनोद गंभीर रूप से घायल है। और विनोद के पिता रामाचल सरोज ने घटना में निखिल व युवकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में पता चला कि निखिल गांव के एक लड़की से प्रेम करता था, क्योंकि उसे लड़की से एक अन्य युवक अमित का संबंध था। निखिल अमित को मारना चाहता था। रोहुआ के किकाई गांव का निवासी व स्टेट राजाराम की शव पर हत्या का हुआ। निखिल के साथ गांव के ही श्रवण कुमार और उमेश की भी आ गए थे। मेले में तीनों अमित को खोज रहे थे, तभी ये विवाद हो गया था। एसपी सिटी ने बताया कि मामले में एक अन्य नामजद आरोपी दीनानाथ का इस मामले से कोई संबंध नहीं है, इसलिए निकाला गया है और उसे मुकदमे से हटा दिया गया है। गिरफ्तार राजाराम पर पहले से भी दिल्ली व आजमगढ़ में कई मुकदमे दर्ज हैं। गाजीपुर क्षेत्र में गोमाडी का मेला लगा हुआ था। वहाँ पर एक चाकूबाजी की घटना में दो विनोद और सरोज जो कटगर निवासी थे उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया, जिसमें सरोज नाम के युवक की मृत्यु हो गई और जो दूसरा विनोद नाम का युवक था वो मतलब 3 घायल अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। इसमें जो मृतक पीड़ित परिवार थे उनके द्वारा जो है निखिल नामक व्यक्ति एवं दीनानाथ कटगर निवासी के विरुद्ध जो है एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था अंतर्गत धारा 302, 307। इस क्रम में गंभीरपुर पुलिस द्वारा जो अन्वेषण किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया, घटना का सफल अनावरण किया गया कि 3 लड़के निखिल, श्रवण और उमेश, जिन्होंने राजाराम के घर पर साजिश की थी और जिन्होंने मतलब उसमें मेले वाले दिन पहले अमित पर प्रयास किया। अमित इनका जो लक्ष्य था, टारगेट का, किसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में अमित को मारना चाहते थे और उसी बीच बचाव में जब ये लोग विनोद और सरोज वहाँ पहुँचे तो इन्होंने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर भी प्रहार कर दिया, जिसमें सरोज की मृत्यु हो गई और विनोद उसमें घायल हो गया। इसका सफल अनावरण करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कि हत्या के मुख्य अभियुक्त हैं, और साजिशकर्ता राजाराम जो कि गंभीरपुर थाने का स्टेट शीटर है उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो दीनानाथ जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था उसके विरुद्ध पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और इसमें एक पुलिस की जो उपलब्धि है वो ये है कि घटना का सफल सही अनावरण करने के साथ साथ एक निर्दोष व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है वो मतलब इसको उसका निर्दोष जो है साक्ष्यों के अभाव में उसको आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित संघर्ष समिति का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें कि ये 9वां स्थापना दिवस सगड़ी तहसील क्षेत्र के मानिकपुर स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम पुस्तकालय पर मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्याम प्रसाद कामरेड ने बाढ़ से हो रही परेशानियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कोई गंभीर नहीं है, इसलिए हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम यह जंग जरूर जीतेंगे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर कहा कि हर साल की समस्या से बाढ़ पीड़ित जूझते रहते हैं, लेकिन कोई भी नेता या अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने नहीं आता। बंधे के ऊपर से ही लोग वापस चले जाते हैं, जबकि मुश्किलें बंधे के उत्तर ज़्यादा हैं। हम लोग बाढ़ पीड़ितों के हित की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर कहा कि वर्षों से बाढ़ का दंश चल रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी बेबसी किसी से नहीं कह पाते। मैं जब भी इनके बीच आता हूँ तो लोग अपनी समस्याएं जरूर सुनाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं कार्यक्रम में
लोग अपनी समस्याएं जरूर सुनाते हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब हम अधिकारियों से मिलते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। वही कार्यक्रम में पहुंची कांग्रेस नेत्री लता खातून ने कहा कि बाढ़ से हो रही परेशानियों को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूं और आज यह प्रतिज्ञा लेती हूं कि यदि मेरे हाथों को जनता ने मजबूत किया तो निश्चित रूप से हल निकाला जाएगा। यह बाढ़ पीड़ित संगठन का स्थापना दिवस था, जिसमें इस क्षेत्र के देवारा वाले जो भी क्रांतिकारी साथी हैं सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। अब बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें बाढ़ से आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई कि इसका निदान कैसे किया जाए। इसी पर सारे लोगों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया। सारे लोग एक मत होकर के लोगों ने यह विचार बनाया कि नहीं, हम लोग अपना एक जो ये हमारा संगठन है इसको बहुत मजबूत करेंगे और इस मजबूत करके जो है देवारा की समस्याओं को लेकर के हम लोग पूरे जोर शोर के साथ लगेंगे और अपना निदान हम लोग नेताओं को मजबूर करके यहाँ करवाने का काम करेंगे। और जो भी पार्टी के लोग यहाँ चुनाव के लिए लोग आ रहे हैं मैदान में, उनसे भी यह बाढ़ पीड़ित संगठन के लोग इस बात पर भी निष्कर्ष निकाले हैं कि उनसे सबसे पहले हम लोग एक सवाल जवाब का कार्यक्रम करेंगे कि आखिरकार में देवारा के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको आप लोग सुनते क्यों नहीं हैं। एमपी हो जाते हैं, एमएलए हो जाते हैं, लेकिन जब समस्या की बारी आती है तो आप फिर आनाकानी करते हैं, गांव क्षेत्र में नहीं आते हैं, समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। पुल टूट जाता है, खंजा टूट जाता है, नाव की समस्या होती है तो उस समय कोई पूछने वाला नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर बहुत जल्द यह बाढ़ पीड़ित संगठन की तरफ से एक प्रश्न उत्तर का एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं इस बाढ़ पीड़ित संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी अहम भूमिका जो निभा रहे हैं बहुत ही अच्छा है। बाढ़ पीड़ित संगठन का 27 अक्टूबर 2013 को स्थापना हुई। इसका उद्देश्य यही कि बाढ़ पीड़ितों की समस्या समाधान कैसे समाधान होगा। हम मांग करते हैं शासन से कि गढ़वल से दोहरी घाट तक महुला गढ़वल बांध के समानांतर घाघरा नदी के किनारे एक कंक्रीट का बांध बनाया जाए और घाघरा नदी को 1 किलोमीटर चौड़ाई में बहाया जाए और प्रतिवर्ष उसकी खुदाई और सफाई होती रहे तो बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। और जब तक बांध नहीं बन जाता तब तक के बाढ़ पीड़ितों का सारी सुविधा उनको उपलब्ध किया जाए। 134 गांव रहे हैं और आज मात्र 42 गांव रहे हैं और 42 गांव जो भी हैं उनकी जिंदगी खानाबदोश की तरह बीत रही है। हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं और सवाल हम पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से कि आप जीत के जाते हैं, 70 साल से हम बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या मिला। हमारा एमपी 5 साल से है, आज तक दर्शन नहीं हुआ उसका और साल में 5 करोड़ उसकी निधि है। निधि कहाँ जाती है। 2008 से 2 करोड़ 72 लाख की परियोजना में आधा अधूरा पुल बना है, आज तक क्यों नहीं बना। यह सवाल ये जनता पूछेगी। हम इसी के लिए जागो वोटर जागो, अपने प्रतिनिधि को पहचानो, कोई नहीं पसंद अगर है नोटा बटन दबाओ, नोटा बटन दबाओ। लखनऊ से खबर है जहां मध्य प्रदेश से चलकर आए स्वर्णकार समाज के अभिभावक के रूप में राज्यसभा सांसद परम कैलाश सोनी के साथ उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शिष्टाचार भेंट कर समाज की प्रगति, उत्थान एवं दिशा सुधारने के लिए चर्चा केंद्रित रही। मुख्यमंत्री का सार्थक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस क्रम में प्रदेश के परम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से शिष्टाचार भेंट कर समाज के उत्थान, समाज के समग्र विकास के लिए स्वस्थ वार्ता के क्रम में कैलाश सोनी उत्तर प्रदेश के स्वर्णकार समाज के विकास के लिए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा में 28 तारीख के कार्यक्रम में कैलाश सोनी एक दिन पूर्व भी विनय वर्मा के आग्रह पर लखनऊ आगमन हुआ था। उनकी सार्थक प्रयास से उत्तर प्रदेश के स्वर्णकार समाज में सूर्य की किरण दिखाई दे रही है। दिल्ली से खबर है जहां दिवाली के पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह द्वारा जय भगवान गोयल, कार्यकारी अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सुभाष चंद्र, अध्यक्ष खटीक चर्मकार वाल्मीकि महासंघ मीनू वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ जिससे जस्टिस MR शाह और AS बोपन्ना के समक्ष दिवाली के पटाखों को लेकर विचाराधीन याचिका की सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा। याचिकाकर्ताओं के डॉक्टर एपी सिंह अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाते हैं। यहाँ से इस आशय के साथ
माननीय जय भगवान गोयल जी की याचिका में मांग की गई थी कि पटाखे एक निश्चित समय अवधि, हमें अवधि दें, समय दें, जिससे कि हम उस समय पर अपनी रीति रिवाज के अनुसार प्रभु जय श्री राम का जो आगमन हुआ था, हम अपनी संस्कृति, हम अपने इतिहास, हम अपनी हिंदू परंपरा को अपना सके, क्योंकि वर्षों वर्ष से ये परंपरा अपनाई गई, चलती चली आई। रामायण होती रही, दशहरा होता रहा, रामलीलाएं होती रही, आयोजन होते रहे। उसके बाद दीपावली का उत्सव आता है, उसमें पटाखे एक निश्चित समय पर तो कम से कम चलाने की अनुमति दें, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति परंपरा के साथ खिलवाड़ न हो। यही बात मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखी है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा, हम किसी की परंपरा या आनंद या उत्सव के बीच में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनका आशय था, तो हमने ये बात की, फंडामेंटल राइट्स हमारे भी हैं। क्या जब हमने पीछे पटाखे नहीं चलाए, तो क्या जब पाकिस्तान जीतता है, भारत में पाकिस्तान जीतता है, मैच जब होता है और भारत हारता है, तो उस रात पटाखों की झड़ी लग जाती है। पटाखे कहाँ से आते हैं, कहाँ से चलते हैं, क्यों चलते हैं? तो क्या पाकिस्तान जीतने पर जो पटाखे चलते हैं, उन पटाखों से गुलाब की पंखड़ियां निकलती हैं, फूल झड़ते हैं क्या? और जो दीपावली पे बच्चे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के अनुसार पटाखे चलाएंगे, उनसे प्रदूषण फैलेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा यदि जिंदा नहीं रहेगी तो फिर इसका क्या अर्थ है? इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस याचिका के द्वारा अनुरोध किया गया है, जिसमें सारी बात आ जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप भ्रांति फैलती है, पुलिस प्रशासन परेशान करता है, कुछ लोगों को झूठा परेशान करता है। कुछ व्यापारी इस देश में ऐसे हैं जो अपने पूरे साल की आय केवल पटाखे से ही अपना जीवन चलाते हैं, परिवार चलाते हैं और अपने उद्योग को चलाते हैं। लगभग 8 लाख परिवार ऐसे हैं, 8 लाख परिवार इस देश में ऐसे हैं जो पटाखों के द्वारा साल भर की आय को इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं और पूरे साल भर उसमें अपना जीवन यापन पर्याप्त चला पाते हैं। 8 लाख परिवार, उनकी बेरोजगारी की समस्या, फंडामेंटल राइट्स उनका भी है, अधिकार इस देश में। अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं का अधिकार नहीं होगा दीपावली मनाने का, दीपावली उत्सव पर कुछ समय के लिए दें, आधा घंटे दें, 1 घंटे दें, जिसमें अपना पटाखे चला सके, पूजन के बाद उसको कर सके, उतने में क्या प्रदूषण फैल जाएगा? किस तरह से प्रदूषण फैल? जबकि वैज्ञानिक आधार हमने प्रस्तुत किए अपनी याचिका में, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जो होता है उससे कोरोना रुकता है। चीन में भी कोरोना रोका गया, कार्बन मोनोऑक्साइड को फैलाया गया, उसके द्वारा चीन में कोरोना रोका। देश के महामहिम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दीप प्रज्वलित करे थे, दिया जलाने का काम किया था, उसके द्वारा भी यही था, सल्फर डाइऑक्साइड को बढ़ाया गया, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ी, एक साथ एक समय पर जो दीप जले उससे कोरोना नियंत्रण में आया, सल्फर डाइऑक्साइड फैला, इसलिए दिया जलाने का काम किया गया। और यही परंपरा हमारे हिंदू समाज की थी, यही हमारी परंपरा हिंदू रीति रिवाज में थी, इसलिए इसमें ऐसा किया गया, जिसके आधार पर ये होना चाहिए। यही मानिए भगवान गोयल जी की याचिका और सुभाष जी की और मीनू वर्मा जी की याचिका थी, इसमें संयुक्त रूप से इसका सुनवाई हुई और अभी आगे सुनवाई आफ्टर लंच, उसके बाद ऑर्डर करेंगे, उसके बाद देखेंगे उस पर क्या। सर, आप हर चीज़ों को धर्म और संस्कृति से क्यों जोड़ देते हैं? हिंदू मुस्लिम ये वो फलाना करके क्यों जोड़ देते हैं? क्या आपको अगले दिन, दिवाली के अगले दिन होने वाले प्रदूषण नहीं दिखाई देता कि कितना, मतलब आप देख नहीं सकते आसमान में इतना? हमें वो दिन याद है जब दिवाली मनाने से पहले सफाई होती है, यही समाज सफाई करता है, अपने घर पास पड़ोस में सफाई करता है, दिए जलाता है, हवन करता है, हवन के द्वारा वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया हमारे समाज ने दिया है। पूरी देश और दुनिया को एक दिशा दी है जिससे सबका कल्याण हो, सब जन हिताय, सब जन सुखाय का हमारे लिए किया हिंदू ने। मैं किसी मुस्लिम की बात नहीं करता, किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ उस पर आपका क्या है, आपके चैनल का क्या मंतव्य है? जब पाकिस्तान जीतता है तब जो पटाखे फूटे जाते हैं उन पर आप खुश होते हैं, जो 31 दिसंबर को पटाखे चलते हैं। मुझे किसी धर्म की बात नहीं करा, 31 दिसंबर के पटाखों से प्रदूषण नहीं फैलता है, जब पाकिस्तान जीतता तब प्रदूषण नहीं फैलता है। बकरीद वाले दिन जो काटे जाते हैं बकरे, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी याचिका पर बोलता है, याचिका पर कहता है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या बकरीद पर बकरों के काटने पर पाबंदी लगवा पाई सरकार या माननीय सर्वोच्च न्यायालय? विषय ये है। बोले यहाँ मस्जिदों में माइक लगा के ध्वनि पोल्यूशन होता है, वो भी एक पोल्यूशन होता है। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि दिवाली पर पटाखों से पोल्यूशन होता है, ये बिल्कुल गलत है। दिवाली बरसों से मनाई जाती रही है, बरसों से पटाखे चलते रहे हैं। पिछले 5-4 साल से ही क्या पोल्यूशन होने लगा? दिवाली के ऊपर हम लोग अपने घरों की सफाइयां करते हैं, दिवाली के ऊपर व्हाइट वॉश करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद पटाखे फोड़े जाते हैं।
और सल्फर डाइऑक्साइड जो एक पटाखों के चलाने धुएं के रूप में निकलती है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और ये अगर इसमें से घटेगी तो हमें नुकसान होगा। पिछले 5-7 साल से दिल्ली में डेंगू बढ़ा है। डेंगू इसलिए बढ़ा है कि पिछले 5-7 साल से लगातार किसी न किसी बहाने से एक षड्यंत्र के तहत पटाखों पे बैन लगा दिया जाता है। हर साल पटाखे चलते थे, डेंगू जैसे जानलेवा मच्छर कीटाणु मरते थे, मगर जब से पटाखों पे बैन लगा करके उनको बढ़ाया जा रहा है मच्छरों को, डेंगू फैल गया, कोरोना फैल गया, न जाना कौन सी बीमारियां फैल रही हैं। हमें लगता है कुछ राष्ट्रद्रोही शक्तियां हमारे मुख्य न्यायालय को भी शायद गुमराह कर रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं, जिस कारण से खुलेआम हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, हमारी दिवाली के ऊपर चोट की जा रही है। जैसा कि वकील साहब ने भी कहा है कि 3 दिन पहले पाकिस्तान जीतता है तो खुलेआम पटाखे चलाए जाते हैं। उस वक्त हमारी न्यायालय साहब, हमारे पुलिस प्रशासन कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान जीतेगा तो पटाखे चलेंगे, वो बहुत बढ़िया पटाखे चलेंगे। अगर राम जी जीतेंगे, दिवाली मनाएंगे तो उनसे पोल्यूशन होगा। ये खुल्लम खुल्ला एक षड्यंत्र है हमारे हिंदुओं के साथ, हमारी हिंदू संस्कृति के साथ। दिवाली हमारा लाखों वर्ष पुराना त्योहार है, इसके ऊपर हमें पटाखे चलाने की छूट मिलनी चाहिए। आज लगभग 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली में। 2015 में